हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। और जो ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं ये आप ही की डिमांड पर है। बहुत समय से डिमांड आ रही थी। जो लोग इस चीज को फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं वो बार बार कह रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो लेकर के आइए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, 498 ए के मामला जो होता है ये मामला स्टेट केस होता है। मतलब कि लड़की की तरफ से इसमें पुलिस लड़ती है मुकदमा। पुलिस का जो वकील होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो खड़ा होता है और आप अपनी तरफ से अपना वकील करते हो। अब देखिए दोस्तों, चूंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक दिन में कई सारे मामले लड़ता है, एक कोर्ट के अंदर अगर वो है तो उस कोर्ट में जितने भी मामले आते हैं सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देखने होते हैं। अधिकतर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो बहुत तेज होता है, उसे सारी बारीकियां पता होती हैं। तो ऐसे में जब आपकी लड़के की जिरह का समय आता है तो उस समय पे वो लड़के को जिरह में फंसा सकता है। यानी वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप उसमें गलती कर जाओ और गलती करने के बाद यदि फैसला आपके हक में नहीं होता है तो आपकी सजा पक्की हो गई, और अगर आप नौकरी में भी हो तो 100% आपकी नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए दोस्तों जिरह की जो स्टेज होती है 498 ए में पति के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर आपको जो कुछ भी बोलना है बहुत ही सोच समझ के बोलना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 10-12 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको भ्रमित करने के लिए आपसे पूछता है और अलग प्रकार से उसको कोर्ट में पेश कर देता है, लिखवा देता है, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो उन क्वेश्चन से कैसे डील करना है, कैसे आपको जवाब देना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आखिरी तक बने रहिएगा, आखिरी पॉइंट भी आपके काम में आएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी ऐसी कोई पोस्ट में लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह से जिरह के समय पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। और केवल ये क्वेश्चन वो आपको भ्रमित करने के लिए करता है ताकि आप मेंटली उलझ जाओ और उलझ करके प्रश्नों का गलत उत्तर दे दो। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो आपके वकील साहब होंगे वो आपका चीफ कराएंगे, यानी कि आपसे आपकी गवाही लिखवा लेंगे। अब वो गवाही को पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ेगा और उसी गवाही से क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ताकि आपने जो कुछ लिखा है वो उसका कुछ कॉन्ट्राडिक्शन निकाल करके कोर्ट में लिखवा सके। तो दोस्तों सबसे पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो आपसे पूछेगा आपकी शादी कब हुई थी, कंफर्म करवाएगा कि शादी की डेट सही लिखी है आपने या नहीं। उसके बाद शादी कहां पर हुई थी उसको कंफर्म करवाएगा। इसके बाद दोस्तों ये कंफर्म कराएगा कि शादी के बाद आप लड़की को कहां ले गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डीवी एक्ट के अंतर्गत शेयर होल्ड हाउस का जो चैप्टर है वो ये है कि अगर आप लड़की को अपने माता पिता के घर में ले गए थे और लड़की कुछ समय आपके माता पिता के घर में आपके साथ निवास करी है या आपके बिना भी निवास करी है तो भी उसका शेयर होल्ड हाउस वो कहलाएगा। अब दोस्तों कई बार होता है कि डीवी एक्ट में तो आप कहते हो कि हम लड़की को कहीं और लेकर के गए, और 498 ए में जो वकील साहब ये पूछते हैं तो आप कह देते हो कि मैं अपने माता पिता के घर लेके गया, वहां पे हम 1 महीना रहे। तो यानी आप फंस गए, आपने निश्चित कर लिया कि वो उसका शेयर होल्ड हाउस है। अब उसकी उस गवाही की एक कॉपी को वो डीवी में भी यूज कर सकती है कि देखिए 498 में इसने स्वीकार किया है कि माता पिता के घर में लेके गया था, वहां पे हम इतना समय रहे थे, तो वो मेरा शेयर होल्ड हाउस है। तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना है, किसी भी चीज का भ्रमित नहीं होना है। अब दोस्तों इन केसों में मैट्रिमोनियल विवाद में जो तारीख होती है, जिस तारीख पर वाइफ घर से गई होती है, वो तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि लड़के का कहना यह होता है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, अपना सारा सामान लेकर के गई है। लड़की का कहना यह होता है कि मेरे साथ मारपीट करके मुझे निकाल दिया गया है और पहने हुए कपड़ों में निकाल दिया गया है, मेरे सारे ऑर्नामेंट्स भी इन्होंने रख लिए हैं। अब लड़के ने जब अपने बयान दिए होंगे तो उसने यही बात कही होगी कि लड़की खुद की मर्जी से गई है और अपना सारा सामान लेकर के गई है। तो जो अब सरकारी वकील होगा वो इस पर जिरह करेगा, वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा लड़के से कि भाई ये घटना है, जब वो लड़की गई थी किस तारीख की घटना है, आपसे तारीख कंफर्म करवाएगा। तारीख में अगर आप उलझ गए फिर गलत हो जाएगा। और साथ ही ये भी पूछेगा कि क्या समय था, रात थी, दिन था, आपके घर में कितने मेंबर्स उस समय पे थे, कौन कौन मेंबर्स थे, जब लड़की गई तो उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट हुई, आपके साथ किसी प्रकार की बहस हुई। ये सारी चीजें कह करके वो आपको उलझाएगा। देखिए आप एक सिंपल बात ध्यान रखिए, वहां पर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वकील सामने वाला कितना ही दमदार है, भले उसे देख के आपको कितना ही डर लग रहा है, लेकिन वो आपके साथ फोर्स नहीं कर सकता। कुल मिला के बात यह है कि यदि आपको कोई भ्रम हो रहा है, आपको डाउट है किसी भी प्रश्न पे, आपको नहीं पता कि आपको जो आंसर पता है वो सही है या गलत है, तो आप सीधा सीधा उसको ये कह सकते हो मुझे ध्यान नहीं है। वो आपको ये नहीं कह सकता जबरदस्ती की बताइए, आप सीधा कहना मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पुरानी बात है। उसको वो ही लिखना पड़ेगा कि मुझे ध्यान नहीं है। सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, आप अपने दिमाग पे जोर मत डालना वहां पे, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया, कोई इंसिडेंट आपने गलत बता दिया, कोई मेंबर गलत बता दिया, या कुछ भी ऐसा हो गया जो आपके खिलाफ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको लगता है, आपके मन में डाउट है, आप सीधा कह दो मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पुरानी बात है, उसको वो ही लिखना पड़ेगा। अब वो उस बारे में पूछेगा कि भाई आपके घर वाले इसको ताने देते थे, आपको नहीं देते थे,
फिर वो पूछेगा कि आप इससे गाड़ी की मांग करते थे, दहेज की मांग करते थे, आप कहना जी नहीं करते थे। कहने का मतलब है जब वो आपसे ये कहेगा आपको अपनी कहानी नहीं सुनाने लग जानी। जैसे कई लोग जो है कंसल्टेशन के दौरान भी क्या करते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इस सब से कोई मतलब नहीं होता। जो लीगल होता है वो टू द पॉइंट होता है, पहले भी कई बार बता चुका हूं। और कोर्ट में आपकी कहानी की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि वहां पे कहानी नहीं चाहिए। आप कहानी बोलोगे, सामने वाला वकील डांट देगा, और जैसे डांटेगा फिर और नर्वस हो जाओगे, आप अपनी बात भी नहीं कह पाओगे। इसलिए बेहतर है कि वो जो आपसे पूछता है उसका टू द पॉइंट आंसर दिया जाए। वो आपके लिए भी बेहतर है और वकील के लिए भी बेहतर है। तो देखिए, अब उसने आपसे पूछा कि क्या आपने कभी दहेज मांगा, आप कहानी सुना लगे, नहीं ऐसा था, हम तो दहेज, हमने तो कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। ये सब कहने की जरूरत नहीं, अब सिंपल कहो नहीं मांगा था। आपने कहीं मारपीट करी थी, नहीं करी थी। एक वर्ड में आंसर दो उसको, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि नहीं 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 नहीं, जो भी आरोप लगाए नहीं। उसको लिखना पड़ेगा कि नहीं मांगा था। और अगर कहानी सुनाओगे तो उसमें आप भी उलझ जाओगे और कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, क्योंकि आप ही की कहानी में से फिर सामने वाला जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो 2 क्वेश्चन और बना के पूछेगा, आप लपेटे में आ जाओगे। फिर अगर आपकी एफआईआर में 377 भी लगाए तो वो आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा है, आप अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स भी करते थे उसकी मर्जी के बिना। मना कर दो, नहीं। बोला मेरे को तो पता भी नहीं है सर अननेचुरल सेक्स होता क्या है, मैं क्या करूंगा, सीधा ये बोल दो। तो कुल मिलाकर जो आपकी क्रॉस वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है उसका एक ही मकसद होता है कि जो आपने अपने बयान दिए हैं, आपके वकील साहब ने जो चीफ लिखवाया है, उससे किसी ना किसी तरह वो आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। सिंपल तरीका उसका यही है, टू द पॉइंट जवाब दो, यस और नो में। और जिस चीज पे आपको डाउट है, आपको ध्यान नहीं आ रहा, आपको याद नहीं है या भ्रमित है, तो साफ साफ कह दो मुझे नहीं पता। उसको हार के लिखना पड़ेगा मुझे नहीं पता, और चीजें सारी आपके फेवर में हो जाएंगी। इस स्टेज पे गलती करोगे तो ये स्टेज आपके जजमेंट को सीधा सीधा प्रभावित करेगी, और जजमेंट को प्रभावित करने का मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, आपके परिवार के लिए समस्या हो सकती है, आपकी नौकरी के लिए समस्या हो सकती है। इसलिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम होता है, इस वक्त अपने आप को मेंटली पहले पूरा प्रिपेयर करना, उसके बाद जाकर के कोर्ट में खड़ा होना है। ना तो ओवर कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए और ना ही नर्वस होने चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन अपने दायरे में। तो दोस्तों, इस तरह से इन बातों का ध्यान रख करके आप इस चीज को टैकल कर सकते हो, इस चीज को हैंडल कर सकते हो, और आसानी से 498 जैसे केस से बाहर आ सकते हो। और दोस्तों, यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।